बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि किसी एक का जाना ठहर गया, या हुकूमत जाएगी या अदलिया तकसीम होगी। तो अदलिया में तकसीम के आसार नुमायाँ और वाज़ेह हो चुके हैं। हुकूमत पर जो मुश्किल आई थी वो उस पर कुछ काबू पाती नज़र आ रही है। हुकूमत की एक खुशकिस्मती ये हुई कि हुकूमत ने बिल पेश करके उस पर वोटिंग करा कर नाकाम नहीं हुई। वो पहले ही पार्लियामेंट में आने से पहले ही जो है वो नाकामी हो गई और वो रुक गई। लेकिन अगर उस पर वोटिंग हो जाती तो जैसे कि आपको याद होगा, इमरान खान के दौर में सेनेट में एक दफ़ा वोटिंग हुई थी और इमरान खान सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हार गई थी, जिस पर फिर उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ा था। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती कि हुकूमत बिल पार्लियामेंट में ले आती आईनी तरमीम का और फिर वो फेल हो जाती, नाकाम हो जाती, उसको मतलूबा वोट ना मिलते, तो फिर उसे अदम एतमाद का वोट दोबारा से लेना पड़ सकता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की चाल थी, एट द 11th आवर एक्सप्लेनेशन जारी करना अपने फ़ैसले की, वो अब उनके गले पड़ते दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक वजाहत आई थी 8 जजेस की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि जो कौमी असम्बली में ख़वातीन नशिस्तों के केस का फ़ैसला है वो वाज़ेह है, और उसके मुताबिक जो PTI के अरकान हैं, जो आज़ाद अरकान हैं, वो तमाम के तमाम PTI के अरकान हैं, और PTI का पॉलिटिकल स्टेटस पार्लियामेंट में एस PTI मौजूद है। और कोई इनमें से रुकन अगर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट देगा तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ होगा और वो नाअहल हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वज़ाहत मांगी गई थी कि उसने अब तक इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। नाज़रीन, वोटिंग तो हुई नहीं, वो तो किस्सा ठप हो गया। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की वज़ाहत का ताल्लुक़ है, तो इलेक्शन कमीशन 2 हफ़्ते तो वकला से ब्रीफिंग लेता रहा कि ये फ़ैसला क्या है और उसकी वज़ाहत क्या है, और ये फ़ैसला है कैसे कि जिसमें ना PTI मुद्दई थी, ना उसकी ये सज़ा थी जो उसको रिलीफ दिया गया और उसको पार्टी डिक्लेयर किया गया। और अब जो वजाहत आई है, इसका क्या मतलब है? जब एक पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम डिक्लेरेशन लोगों से किसके नाम पे लें, और उस डिक्लेरेशन की तस्दीक कौन करेगा, जबकि इलेक्शन ही जो PTI का नहीं हुआ और उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन नहीं है। जब में से 13 में से जो बाकी 5 जजेस थे, उनके फ़ैसले में यही बात लिखी गई। उन्होंने पिटीशंस डिसमिस भी की और ये लिखा भी कि ना ये पार्टी हमारे सामने मौजूद है कि जिसको हम पार्टी डिक्लेयर करें, ना उसकी ये प्रे है। दरख्वास्त दी है SIC ने, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, और उसकी इस्तदा है कि उसको ये नशिस्त दी जाए। तो उन्होंने चूँकि ये कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़ुद रिफ्यूज़ कर चुकी है, लेकिन लिहाजा उन 5 जजेस ने तो उसको डिसमिस किया था। तो नाज़रीन, मैंने कहा यह था कि जो इख्तलाफ है, जो लड़ाई है हुकूमत और पार्लियामेंट की, इसमें से किसी एक का जाना ठहर गया। जो 8 जजेस की वजाहत आई थी और वो जो फैसला था, उसका जवाब हुकूमत ने दिया। हुकूमत होती है, पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, उसके पास इख्तियार है, वो कानून साजी वक्तन फ़वक्तन कर सकती है। आइन में तरमीम के लिए उसे 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन सादा कानून के लिए सादा अक्सरियत ही चाहिए जो उसके पास है। और वो भी अगर नामुमकिन हो रहा हो, इजलास ना हो रहा हो, तो एक तरीका ऑर्डिनेंस के जरा का भी है। तो ऑर्डिनेंस जारी किया हुकूमत ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत से। बाद ये कहा गया कि ये वाज़ेह हो गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक उनको PTI के अरकान तस्वर कर भी लिया जाए, तो PTI ने अलहाक कर लिया था SIC से, और अब पार्लियामेंट में PTI का कोई वजूद नहीं है, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद है। और ये तमाम अरकान ये पार्टी के अलहाक के बाद अब जो पार्लियामेंट में पार्टी मौजूद है उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा, समझा और तस्वर किया जाएगा। यानी एक ऑर्डिनेंस की मार था वो 8 जजेस का फ़ैसला जो PTI का स्टेटस पार्लियामेंट में मजबूत करवाना चाह रहे थे, वो इस एक ऑर्डिनेंस ने
اس کا اسٹیٹس ہی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا ختم کر دیا اور وہ سنی اتحاد کونسل بن کے رہ گئی. اس کے بعد جو یہ خیر آرڈیننس چیلنج ہوا ہے وہ الگ بات ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو چیلنج کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح انہوں نے وہ آئینی ترمیم جس کا بھی ڈرافٹ بھی پارٹیوں کے پاس نہیں تھا چیلنج کر دیا تھا. وہ تو خیر ان کی پٹیشنز ان کو واپس ہاتھ میں پکڑا دی گئی یہی کہہ کر کے کہ بھائی کون سی ترمیم کہاں ہے, لاؤ مسودہ تو لاؤ, کم از کم مسودہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ترمیم کہاں سے آ گئی. تو جب آرڈیننس آیا تو وہ آرڈیننس کو چیلنج کرنے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. وہاں وہ چیلنج ہے, چیلنج شدہ آرڈیننس ہے. اب یہ دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا کرے گی. لیکن جو ہونے والا اب ہے ٹھوس کام اور ہونے جا رہا ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک خط جو انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار کے اس نوٹ کے جواب میں لکھا ہے. جب ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹ بھیجا تھا رجسٹرار کو اور رجسٹرار نے پھر پٹ اپ کیا چیف جسٹس کو کہ یہ ایک فیصلہ آیا بذاتی فیصلہ 2 سی ایم ایس پر. وہ سی ایم اے تھی ایک پی ٹی آئی کی اور ایک الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا کہ اس فیصلے کی وضاحت کی جائے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ واضح ہے, اس پہ ریویو کی ضرورت نہیں ہے. تو ان 2 سی ایم ایس پر ایک وضاحت جاری ہوئی اور اس کا نہ اس کی کوئی کاز لسٹ لگی, نہ اس کا نوٹس پارٹیز کو گیا, نہ اس کی سماعت ہوئی, اور نہ ہی وہ فیصلے کی وضاحت یعنی فیصلے کا اعلان کرنے کا کوئی کاز لسٹ بنی, نہ اس کا نوٹس گیا. اور وہ فیصلہ آ گیا اور وہ فیصلہ اوریجنل فیصلے کی کاپی رجسٹرار کے پاس جمع ہوئے بغیر اپلوڈ بھی ہو گیا. ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جمع ہوئے بغیر ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو گیا. اس نوٹ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتنی ساری وائلیشنز پر 9 سوالات پوچھے ہیں رجسٹرار سے جن کا جواب آنے پر قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکے گی. سوالات کیا ہیں ناظرین؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو کون سی 2 سی ایم ایس تھیں جن کی سماعت ہوئی, اس سماعت ایک دوسرا اس سماعت کے نوٹسز کیوں فریقین کو جاری نہیں ہوئے, اور وہ سماعت عدالت میں مقرر کیوں نہیں ہوئی, وہ سماعت کس جج کے چیمبر میں ہوئی, اور اس سماعت کا فیصلہ محفوظ فیصلہ سنانے کے لیے کوئی کاز لسٹ جاری کیوں نہیں ہوئی, اور اس فیصلے کو سنانے کے لیے کوئی کمرہ عدالت کیوں مقرر نہیں کیا گیا, اور یہ کس جج کے چیمبر میں ہوئی, اور یہ کہ یہ سماعت یہ فیصلہ جو ہے محفوظ فیصلہ جب سنایا گیا تو اس کی اوریجنل کاپی ڈپٹی رجسٹرار کے پاس کیوں جمع نہیں ہوئی, اور ڈپٹی رجسٹرار کے پاس فیصلے کی اوریجنل کاپی جمع ہوئے بغیر فیصلہ ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہو گیا, اور 9واں سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ویب سائٹ پر کس کے حکم سے اپلوڈ ہوا. ناظرین, یہ تمام کے تمام سوالات کا اگر جواب نہ آیا تسلی بخش تو پھر یہ 8 ججز کی جانب سے سارے کا سارا عمل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا. اور مس کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ مس کنڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ججز کے لیے ضابطۂ کار اور اخلاق بنایا گیا اس کی خلاف ورزی کر. مس کنڈکٹ یہ تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر اگر کسی نے پریشر ڈالا تھا تو ان کا کام تھا کہ وہ چیف جسٹس اپنے جو چیف جسٹس ہیں ان کے نالج میں لاتے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نالج میں لاتے, لیکن انہوں نے جا کر باروں میں تقریر کر دی. یہ تھا مس کنڈکٹ جس کا خمیازہ انہیں پہلے برطرفی اور پھر نوکری کے خاتمے کی صورت میں اٹھانا پڑا. تو اب یہ تو ایک مس کنڈکٹ تھا. اب یہ 8 ججز نے جو مس کنڈکٹ کیے ہیں وہ 9 ہیں, وہ 9 سوالات 9 مس کنڈکٹ ہیں, اور جن کا خمیازہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریفرنس بنے گا اور یہ 8 کے 8 جج جو ہیں ان کی نوکریاں بھی اسٹیک پر دکھائی دے رہی ہیں مجھے. جو کمیٹی بنی تھی, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس لیے کہ چیف جسٹس کی من مرضی کا بینچ نہ بنے بلکہ ایک متفقہ بینچ بنے, 3 رکنی کمیٹی 2 سینئر ججز پر. وہ جب ریویو آئے حکومت کی جانب سے, الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو وہ ریویو مقرر ہی نہیں ہو سکے, صرف اس لیے کہ جو 8 ججز
जिन्होंने ये फैसला दिया है उनमें से जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इस कमेटी के रुकन है, उनमें से एक दस्तयाब नहीं हो रहा, कमेटी मुकम्मल नहीं हो रही तो बेंच नहीं बन सक रहा, जिसको नोटिस करते हुए हुकूमत ने फिर एक तरमीम की अपने कानून में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, कि जो 3 रुकनी कमेटी है उसका अगर एक जज किसी वजह से दस्तयाब ना हो तो चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद के मुताबिक किसी और एक जज को कमेटी का रुकन नामज़द कर सकता है, और ये उस रुकन उस वक्त तक नामज़द रहेगा जब तक चीफ जस्टिस इसको डी नोटिफाई करके कमेटी का कोई दूसरा रुकन नामज़द नहीं करते। इस कानून के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को इस 3 रुकनी कमेटी का रुकन बना दिया गया है, यानी अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन 2 अक्सरियत में होंगे और वो फैसला उनका प्रिवेल करेगा कि नेक्स्ट बेंच कब बनेगा और कौन सा बनेगा। नाज़रीन, एक स्टेप ये भी गवर्नमेंट के हक में गया है। तो अब देखना यह है आज तो क्योंकि जुमे को नोट आया था, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो अब मंडे को रजिस्ट्रार इन 9 सवालों का अपनी तहकीक के बाद चीफ जस्टिस के पास क्या जवाब जमा करवाते हैं और चीफ जस्टिस उस जवाब की रोशनी में क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो डायरेक्ट खुद कोई कार्रवाई करते हैं और या हुकूमत से कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट है और इस पर इन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जा सकता है, और क्या अबूरी रिलीफ के तौर पर जो वजाहत आई है उसको कालदम करके इसको बाकायदा जो CMAs हैं समात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तो फिर ये एक सवाल पैदा होगा कि अब ये जो 8 जजेस का बायस है ये तो खुल कर सामने आ गया कि ये जजेस इस फैसले इस रिव्यू के साथ भी क्या करेंगे। तो अब ये देखना यह होगा कि क्या रिव्यू भी इन्हीं जजेस के सामने मुकर्रर होता है या इनको नई CMAs करार देकर एक नया बेंच बनाकर इसकी समात की जाती है। जो भी नाज़रीन सूरत हाल होगी वो मंगल के रोज़ सामने आएगी, और इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम तो इन 9 सवालों का ज़रूर होगा। ये नहीं हो सकता कि 8 के 8 जज बस बदस्तूर उसी तरह बैठकर इंसाफ का कत्लेआम करते रहें। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। अभी भी हुकूमत भी जो जैसा मैंने कहा कि कुछ रिलीफ के उसमें आई है मोड में, मुकम्मल ख़तरे से बाहर नहीं आई, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी चैलेंज शुदा है और हुकूमत के पास ये आइनी तरमीम पूरे कराने के लिए जो मेंबर्स हैं वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए, तगोदो जारी है। हुकूमत का ये अज़्म है कि वो अब ये तरमीम 20 दिन के बाद लाए या महीने के बाद लाए, दोबारा ज़रूर लाएगी और मंजूर भी करवाएगी। और मंजूर अब वो मौलाना फजलुर रहमान के 8 वोटों के बग़ैर करवाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के 8 वोटों के बग़ैर ये तरमीम हुकूमत कैसे मंजूर करवाएगी, ये अभी एक राज है। कौन कौन लोग हैं जो हुकूमत इनको अपने साथ शामिल कर पाएगी और वो किस अंदाज़ में शामिल होंगे कि डिफेक्शन क्लास से भी बच पाएँ और हुकूमत अपनी तरमीम भी मंजूर करवा ले। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर हुकूमत का अगला जो वक्त है वो इंतहाई मुश्किल में गुजरेगा। और अगरचे वो ऑर्डिनेंस आ गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, लेकिन है तो पार्लियामेंट में और हुकूमत मुखालिफ अरकान ही है। वो देखते हैं कि फिर जो PTI है बतौर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या पार्लियामेंट के अंदर नई हिकमत अमली इख्तियार करती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।